अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड पर्सनल कोच। उम्मीद करता हूँ कि लास्ट 4 यूनिट्स आपने मुकम्मल तौर पे स्टडी किए होंगे। आज यूनिट नंबर 5 लेके चलेंगे। यूनिट नंबर 5 आज एक प्रॉपर लैंग्वेज फंक्शन जिसे हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी और एक्सप्रेशन ऑब्लिगेशन। सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के हवाले से मैं लास्ट यूनिट पे आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। सर्टेनिटी ऐसे वाक़यात होते हैं ज़िंदगी में जो वक़ूअ पज़ीर होते हैं, और अनसर्टेनिटी ऐसे वाक़यात जिनमें शुकूक व शुबात होते हैं जो वाक़ई नहीं हो सकते। ऐसे वाक़यात को अनसर्टेनिटी कहा जाता है। इनको पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटीज़ भी कहा जा सकता है। सर्टेनिटी को पॉसिबिलिटी कहते हैं और अनसर्टेनिटी को इम्पॉसिबिलिटीज़ कहते हैं। इसकी एग्जांपल से हमने लास्ट यूनिट में डिस्कस की है। आज हम जो बात करेंगे वो ऑब्लिगेशंस की बात करेंगे, और ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं उसके हवाले से हम मुकम्मल तौर पे डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं ऑब्लिगेशंस की बात करूं तो ऑब्लिगेशंस का मतलब ये होता है कि मजहबी तौर पे, समाजी तौर पे, कानूनी तौर पे या इखलाकी लिहाज से जब किसी बात पर अमल करना ज़रूरी हो जाता है या किसी बात या अमल का पाबंद होना पड़ता है, उसे हम ऑब्लिगेशन पढ़ते हैं। इसको फ़राइज़ या फरीज़ा भी पढ़ा जा सकता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि अगर हम ऑब्लिगेशंस की बात करें तो एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जांपल है वी शुड हेल्प द पुअर एंड द नीडी। हमें गरीबों और मोहताजों की मदद करनी चाहिए। इसके बाद यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। आपको अपने वालिदैन की पैरवी या उनकी बातें माननी चाहिए। वी आर्ट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। एवरी पाकिस्तानी मस्ट एक्ट एज अ गुड सिटीजन। हर पाकिस्तानी को बतौर शहरी अपना एक किरदार अदा करना चाहिए। एंड वी आल मस्ट बी गुड मुस्लिम्स। हम सबको एक बेहतरीन मुसलमान होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे जो अल्फाज इस्तेमाल किया ऑब्लिगेशंस में, हमने वी शुड हेल्प द पुअर, शुड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वी मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, मस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आर्ट टू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यानी ये वो अल्फाज हैं कि जिनको जब हम ऑब्लिगेशन के तौर पे जब किसी के सामने हम फरीज़े का इजहार करते हैं तो उसे हम यहाँ पे ऑब्लिगेशन के तौर पे यह वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो आपको मैं जो असाइनमेंट के लिए जो काम दे रहा हूँ, आपने इन्हीं अल्फाज को आपने इनसे 5-5 जुमले बनाने हैं, और एज अ ऑब्लिगेशन आपने ऑब्लिगेशन का ख्याल इस तरह से रखना है कि मजहबी लिहाज से, समाजी लिहाज से, कानूनी लिहाज से और इखलाकी लिहाज से जिन चीज़ों का इंसान पाबंद होता है ये ऑब्लिगेशन से फरीज़े होते हैं। आपने हर एक वर्ड के 5 सेंटेंसेस बनाने हैं और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 5 के नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँगा। आज मैं आपसे बात करूँगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए ये ना सिर्फ मैट्रिक से पहले बल्कि मैट्रिक के बाद भी ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वो अक्सर परेशान नज़र आते हैं। तो आज मैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के इस टॉपिक को कोशिश करूँगा कि सिंप्लीफाई करके आपके सामने मैं पेश कर सकूँ। आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है, और समझ ना आने की सूरत में अपने उस प्रॉब्लम, अपने उस मसले को अपने कॉमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर डिस्कस कर देना है। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। बेसिकली एक्टिव वॉइस वो सेंटेंसेस होते हैं कि जो हम डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिनका इस्तेमाल करते हैं और जिनको पढ़ना समझना बहुत आसान होता है, जबकि पैसिव वॉइस इससे थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाता हूँ कि एक्टिव वॉइस जुमले में क्या होता है और फिर पैसिव वॉइस जुमले में क्या होता है। अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो उसमें फोकस सब्जेक्ट पे होता है। एक मिसाल देता हूँ, शी राइट्स अ लेटर। शी एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, राइट्स वर्ब है, लेटर ऑब्जेक्ट है। तो शी राइट्स अ लेटर, शी पे फोकस किया गया है, इट मीन्स ये सब्जेक्ट पे इस पे फोकस किया जाता है। अगर हम तरतीब की बात करें तो इसके रूल्स की बात करें तो आपको ये पता है कि जुमला बनाते वक्त सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, फिर वर्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्ब डिफरेंट जो टेंसेस हैं उनमें वर्ब डिफरेंट वर्ब यूज़ होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, और उसके आखिर पे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिव वॉइस के जुमले में सिंपल रूल ये है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। वो ये चीज़ें होती हैं कि आप इस एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स अ लेटर। अ लेटर इज
रिटन बाय हर। अगर इस जुमले की हम स्ट्रक्चर को देखें तो आप इसके जब रूल्स को देखते हैं तो पहली बात हम समझते हैं कि इसमें फोकस ऑब्जेक्ट पे होता है। दूसरी चीज पैसिव वॉइस में जो दूसरी मेन चीज देखी जाती है वो फेल की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। और तीसरा जो इसका रूल है वो ये है कि जुमले की तरतीब में इसमें पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है। जैसे शी राइट्स अ लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय हर। और एक चीज ख्याल ये रखा जाता है कि जो सब्जेक्ट का जो केस हम प्रोनाउन यूज करते हैं, मिसाल के तौर पे ही शी इट यूज करते हैं, इसके सब्जेक्टिव केस को नहीं, इसके ऑब्जेक्टिव केस को हम आगे लिखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे शी होता है हर में कन्वर्ट हो जाता है, ही हिम में कन्वर्ट हो जाता है, दे देम में कन्वर्ट हो जाता है, यू को यू में ही कन्वर्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पे शी राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हर, शी को यहाँ पे हर में कन्वर्ट किया गया है। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं और मजीद इसके रूल्स मैं आपके साथ में डिस्कस करता चलता हूँ। जब आप पैसिव वॉइस पर आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना ये है, रूल्स को मद्देनजर रखना है। पहला रूल ये है कि आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को रिप्लेस कर देना है। जैसे शी राइट्स अ लेटर को हम शुरू में ले आएंगे और शी को हम ऑब्जेक्टिव केस बना के लास्ट में लेके जाएंगे। ये क्या होगा, अ लेटर इज रिटन बाय हर, शी को हमने ऑब्जेक्टिव केस में ले जाके उसको कन्वर्ट किया, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट रखा और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट रखा। नंबर 2 पे जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने जो फॉर्म है वो थर्ड यूज करनी है, यानी आपने सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, उसके बाद फॉर्म जो है वो आपने थर्ड यूज करनी है। और तीसरी चीज, अगर सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन होता है तो उसकी तीसरी हालत बनाकर लगाएं, यानी आप अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है तो उसकी थर्ड फॉर्म लगा के लगाई जाती है, प्रोनाउन को उसके ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करके लिखा जाता है। और चौथी चीज है वो टेंस के एतबार से वर्ब में चेंजेस आती हैं, यानी अगर कोई जब जमाने बदलते हैं, जब टेंसेस बदलते हैं तो आप जो इसमें थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं उस फॉर्म में भी चेंजेस आती हैं। मिसाल के तौर पे इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो इज, एम, आर, वाज, वर, ये विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैड बीन एंड बीइंग वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ में शेयर करता चलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल है द डॉग बाइट द बॉय। इसे हम जब चेंज करेंगे तो डॉग की जगह पे बॉय को ले जाएंगे और बॉय की जगह पे डॉग को ले आएंगे। द बॉय वाज बाइटन बाय द डॉग। एग्जांपल नंबर 2, आयशा विल गिव अ प्रेजेंटेशन। अ प्रेजेंटेशन विल बी गिवन बाय आयशा। साइंटिस्ट कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स, इसको उसने कन्वर्ट किया, एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट बाय साइंटिस्ट्स। और नेक्स्ट एग्जांपल, द बॉय एट 7 समोसास। 7 समोसास वर ईटन बाय द बॉयज। और लास्ट एग्जांपल, खालिक मेल्ड द लेटर वाज मेल्ड बाय खालिक। ये कुछ वो एग्जांपल्स हैं जिसमें आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को बआसानी समझ सकते हैं। आपको होमवर्क के तौर पे जो मैं टास्क दे रहा हूं वो ये टास्क है कि आप एक काम कीजिए, हर टेंस की ब्रांच जो 12 ब्रांचेस बनती हैं, 12 ब्रांचेस के जुमलों को कोई एक सेंटेंस लीजिए, उसको 12 ब्रांचेस में टेंसेस में कन्वर्ट कीजिए और टेंसेस में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल देखिए। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो मैं मुकम्मल तौर पे प्रॉपरली आपकी हेल्प कर सकता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा। आज मैं जिस टॉपिक पे फोकस करने वाला हूँ वो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट। रोजमर्रा जिंदगी में जब हमारे सामने जो भी मवाद होता है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। उनमें डिफरेंट काइंड्स हैं, फॉर एग्जांपल नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री बुक्स, न्यूज़पेपर्स, टेक्स्ट बुक्स, हिस्टोरिकल बुक्स, मैनुअल्स, प्रोफेशनल बुक्स, बिजनेस लेटर्स एंड रिपोर्ट्स एंड लेटर्स एंड ईमेल्स। ये वो चीज़ें हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो एज अ टेक्स्ट हमारी आंखों से गुजरती हैं, हमारी नज़रों के सामने से गुजरती हैं और हम इनको पढ़ते हैं। इनको पढ़ने की आज मैं आपके साथ में 4 डिफरेंट टेक्निक्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट्स होते हैं उनको पढ़ते हुए कौन सी डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली स्ट्रेटजी है इस बुक में हम स्टडी कर चुके हैं वो है स्किमिंग। स्किमिंग क्या होता है कि स्किमिंग में आप अहम नुकात को तलाश करते हैं, सेलिएंट फीचर्स, की पॉइंट्स
या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम देखने के लिए हम स्किमिंग की एक टेक्निक यूज़ करते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि स्किमिंग में आपने अपने मतलब की इंफॉर्मेशन निकालनी है और दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि ये चीज़ पढ़ने के काबिल है या नहीं पढ़नी। आपने ये देखना है कि ये चीज़ पढ़ने के काबिल है या नहीं है। दूसरे नंबर पे जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो है स्कैनिंग। स्कैनिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम जब डिफरेंट किस्म के मटेरियल मवाद को जब हम स्टडी करते हैं तो हमने अपने मतलब की चीज़ इंफॉर्मेशन नॉलेज को उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। यानी स्कैनिंग में हम अपने मतलब के किसी पॉइंट को, जो चीज़ हम पढ़ना चाहते हैं, जो उसमें से निकालना चाहते हैं, उसको हम स्कैन करके बाहर निकाल लेते हैं। और जबकि नंबर 3 पे जो टेक्निक आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वो टेक्निक है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग वो रीडिंग होती है कि जिसमें हम महजूज होने के लिए, लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए किसी चीज़, किसी नॉवेल, किसी स्टोरी बुक को पढ़ते हैं। तो ये एक एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। मुकम्मल तौर पे थरोली हम जब किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, इंजॉयमेंट के तौर पे, अम्यूज़मेंट के तौर पे हम जब किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो वो उसे एक्सटेंसिव रीडिंग कहा जाता है। और नेक्स्ट नंबर 4 पे जो टेक्निक यूज़ होती है वो है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग ये जब किसी चीज़ को गहरी नज़र से आप किसी मालूमात को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा अमीक तरीके से जब किसी चीज़ को आप तैयार करते हैं, जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी टेक्स्ट को रीड करते हैं, तो ये इंटेंसिव रीडिंग होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 4 टेक्निक्स आपके साथ मैंने शेयर की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली टेक्निक आपके साथ मैंने स्किमिंग यूज़ की है। नंबर 2 पे दूसरी टेक्निक आपके साथ मैंने स्कैनिंग डिस्कस की है। तीसरी एक्सटेंसिव रीडिंग है और चौथी इंटेंसिव रीडिंग है। इसमें मैं फ़र्क बताता चलता हूँ। स्किमिंग आप सिर्फ किसी सरसरी तौर पे किसी चीज़ को पढ़ते हैं। स्कैनिंग आप सेरियट फीचर्स, बेहतरीन पॉइंट्स उसके बाहर निकालते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग में आप एम्यूज़मेंट के तौर पे, तफरीक के तौर पे, आप महजूज होने के लिए किसी चीज़ की स्टडी करते हैं। जबकि इंटेंसिव रीडिंग आप गहरी स्टडी करते हैं, किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पे दिलो दिमाग में बिठाने के लिए रीडिंग करते हैं। ये 4 टेक्निक्स हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी, डेली लाइफ में इन 4 टेक्निक्स को यूज़ करना सीखिए। इंशाल्लाह आप मज़ीद बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा। आज इस टॉपिक पे मैं आपको बताऊंगा कि आप जॉब एप्लीकेशंस या जॉब लेटर्स आप कैसे लिख सकती हैं। राइटिंग से रिलेटेड है ये चीज़। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोड 1423 में ऑलमोस्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपने थरोली स्टडी कर लेना है। जॉब एप्लीकेशंस या फिर आप जॉब लेटर्स को कैसे लिख सकते हैं, इसके हवाले से मैं कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा। आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आम पेपर्स के अंदर मैट्रिक बेस तक आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी एक स्टूडेंट लेटर लिखता है तो उस लेटर को लिखते हुए अपने उस प्लेस की जगह पे बहुत सारी चीज़ें उसे हाइड रखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, उसे अपना नेम हाइड रखना पड़ता है, उसे अपनी लोकेशन हाइड रखनी पड़ती है, कुछ ऐसे मार्क्स, कुछ ऐसी चीज़ें उसे नहीं लगानी पड़ती जिससे आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि ये बंदा फलां है, फलां स्टूडेंट है। तो जब हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपने एग्जामिनेशन हॉल ABCCT वगैरह बिल्कुल नहीं लिखना। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना कि इसे बिल्कुल नहीं लिखना। जो आपको दिया जाता है कि फ़लाँ इंसान को, किसी फ़लाँ शख्स को आपने ये लेटर लिखना है, आपने मुकम्मल डिटेल के साथ उसके साथ आपने बातचीत करनी है। तो इस हवाले से कुछ मेन पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करता चलूँ। पहली बात, आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है, आम इम्तहान की तरह एग्जामिनेशन हॉल और सिटी ABC और रोल नंबर, नेम XYZ बिल्कुल नहीं लिखना। आपने वही डिटेल लिखनी है जो आपको पूछा गया कि फलां शख्स को आपने लेटर लिखना है। दूसरी इंफॉर्मेशन जो आपको दूँ मैं, वो ये है कि आप जब अपनी जवाबी कापी, आपके पास जो आंसर शीट होती है, उसके सफ़े पे ऊपर बाएं जानब यानी आपने 2 या 3 लाइनों में आपने एड्रेस लिखना है। और ये ख़ास तौर पे इस चीज़ को याद रखना है कि एड्रेस में किसी भी लाइन या लफ्ज़ के आखिर में आपने कॉमा नहीं लगाना। हमने ये पहले सीखा कि हम कॉमा लगाते थे मैट्रिक तक, यहाँ पे आपने कॉमा नहीं लगाना। मिसाल के तौर पे जैसे कि प्लेस है वहदत कॉलोनी, लाहौर, पाकिस्तान, मैंने कहीं पे भी कोई कॉमा यूज़ नहीं किया। तीसरे नंबर पे जो चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना वो ये है कि आपने एक लाइन छोड़कर तारीख लिखनी है। मिसाल के तौर पे कोई भी डेट है, जैसे मई 22, जैसे मई 2, 2023, ये एक डेट है। आपने तीसरी लाइन में, आपने तीसरे पॉइंट पे आपने
एक लाइन छोड़ के आपने डेट लिखनी है। नंबर 4 पे जो स्टेप है जिसका आपने ख्याल रखना वो ये है कि आपने फिर मजीद 2 लाइनें छोड़नी है। उस फर्द, अदारे या कंपनी का नाम और पूरा एड्रेस भी 3, 4, 5 लाइनों में आपने मुकम्मल करना है जिसके नाम आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं या आपकी एप्लीकेशन लिखी जा रही है। और यहाँ भी किसी लाइन के आखिर में आपने कॉमा नहीं लगाना। अगर मैं 5वें पॉइंट की बात करूँ, रूल नंबर 5, इसमें हम ये यूज़ करते हैं कि आपने एक लाइन छोड़ के उसी तरफ आपने डियर सर या सर का नाम या डियर मैडम आपने लिख के क्या करना है कि इसके बाद आपने 2 डॉट्स ऊपर नीचे लगाने हैं। वो मैं आपको बताता चलता हूँ, ये आप नीचे देख सकते हैं कि 2 डॉट्स लगे हुए आपको नजर आ जाएंगे। नंबर 6 पे जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आपने 3, 4 या 5 पैरों के अंदर जॉब एप्लीकेशन का मजमून मुकम्मल करना है। आपने उस जॉब लेटर को नफ्स से मजमून को समझाने की कोशिश करनी है कि आप उस बंदे से, उस अदारे से, उस कंपनी से चाहते क्या हैं, आपकी डिमांड्स क्या हैं। तो मुख्तलिफ पैरों की तरतीब और मजमून के लिए आपने जॉब एप्लीकेशंस बुक में मौजूद हैं, आप उनको स्टडी कर सकते हैं। नंबर 7 पॉइंट, जॉब एप्लीकेशन के आखिर में उसी हाथ यानी बाएं तरफ आपने योर सिंसियरली लिख के कॉमा लगाना है, उसके नीचे अपना नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल योर्स सिंसियरली, कोई भी नाम, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मोहम्मद अहमद नाम रख रहा हूँ, आप मोहम्मद अहमद लिख के आपने वहाँ पे योर सिंसियरली के बाद कॉमा और मोहम्मद अहमद लिख के आपने उसे ओपन छोड़ देना है। तो इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बेहतर नंबर लेना चाहते हैं तो पहली बात ये कि आप कोशिश करें कि जो आप मजमून लिखना चाहते हैं, जो इसके अंदर नफ्स मजमून के तौर पे जॉब एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, ज़्यादा तवील ना हो। दूसरी चीज़ का ख्याल रखिए कि स्पेलिंग्स में गलतियाँ ना हो। तीसरी चीज़, आप ज़ुबान आम इस्तेमाल कीजिए, मुश्किल डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ ना कीजिए, सिंपल आम फहम जुमलों को आप इस्तेमाल कीजिए। तो आप यहाँ पे इस पैटर्न के मुताबिक आप यहाँ पे जॉब एप्लीकेशंस देख सकते हैं, उनको स्टडी कीजिए। फिर भी कहीं पे टेंशन आती है तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में हेल्प ले सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प कर दूँगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 5 के नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँगा। आज मैं आपको बताऊँगा कि एक बेहतरीन इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। आप जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जब भी कहीं पे ख़ुद को हायर करना चाहते हैं, अपनी सर्विसेज आप देना चाहते हैं, वहाँ पे आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। और इंटरव्यू में किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन बातों का ख्याल रखना है, उस हवाले से मैं बहुत सारी गाइडलाइंस आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना कभी मत भूलिएगा। हम बात करते हैं कि इंटरव्यू दिया कैसे जाता है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोड 1423 के इस यूनिट नंबर 5 की बात करूं तो इंटरव्यू देने के लिए कुछ ज़रूरी गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई हैं और इंशाल्लाह वो गाइडलाइंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप के बारे में, खुद के बारे में जानना पड़ेगा। आपको अपनी खामियों का पता हो, आपको अपनी खूबियों का पता हो, आपको अपने प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स का पता होना चाहिए। यानी आपको अपनी बहुत सारी चीज़ें, महारतें, दिलचस्पियाँ, खूबियाँ, खामियाँ, अहलियतें, सलाहियतों का अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सा प्लस पॉइंट है और कौन सा माइनस पॉइंट है। इस हवाले से अगर जो चीज़ें आपके प्लस पॉइंट्स हैं, अगर वो आप उनको अख्तियार करेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, वो बूस्ट अप होगा और आपको इंटरव्यू देने में दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह आपको खामियों का पता होगा तो आप अपनी खामियों पे काबू पाके कम से कम नर्वस होंगे और बेहतरीन तरीके से आप इंटरव्यू दे सकते हैं। दूसरी चीज़ जिसका ख्याल आपने रखना है वो ये है कि जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसकी कैपेसिटी क्या है, क्या सलाहियत है, कौन सा डिपार्टमेंट है, मैंने उसको क्या जवाब देने, उसने हमसे क्या पूछने। यानी आया कि इंटरव्यू जॉब रिलेटेड है, एजुकेशन रिलेटेड है, हायरिंग एंड फायरिंग रिलेटेड है, किस रिलेटेड इंटरव्यू है। आपने इंटरव्यू लेने वाले के प्रोफाइल को आपने चेक करना है कि ये अक्सर बेशतर कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछता है और ये इसका मिजाज कैसा है, इसकी दिलचस्पियाँ क्या हैं, इसका यानी फील्ड कौन सी है। फिर जाके आप इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। नंबर 3 पे जो चीज़ है वो ये है कि इंटरव्यू के लिए मशक करना बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए आप किसी अपने एक दोस्त को सामने बिठाइए, उससे कहिए कि आप उसे वो सवाल पूछें। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उसका जवाब मज़ीद बेहतर तरीके से निखार के उसका जवाब दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि अपनी बोलने की सलाहियत को बेहतर कीजिए,
आवाज़ आपकी ना ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए, ना ज़्यादा मध्यम होनी चाहिए। इसके साथ आपने क्या करना है, इंटरव्यू देते वक्त मुनासिब बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कीजिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज ना तो प्राउड टाइप हो, ना ही बिल्कुल यानी जिसमें कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं होना, और बिल्कुल प्राउडी टाइप भी आपका बॉडी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। और इसके साथ जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये है कि इंटरव्यू में सिर्फ आप हकीकत पर मबनी सवालात या हकीकत पर मबनी जवाबात दीजिए, ताकि कोई चीज़ फेक ना लगे, कोई चीज़ अनरियल ना लगे। इसके साथ साथ जब भी आप इंटरव्यू देते हैं, आप सवालात के जवाबात साफ और वाज़ेह अंदाज में दीजिए। यानी इस तरह से अल्फाज, आपके जो चेहरे के तासरात हैं आपके अल्फाज के साथ उनका एक मिलाप होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से वो चीज़ दिखनी भी चाहिए। और इसके साथ अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो जो नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इंटरव्यू ख़त्म होते ही किसी भी चीज़, किसी भी जॉब या किसी भी ऑफर की तवक्को मत कीजिए। फ़ौरन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फ़ौरन कहा जाए कि आपको हायर कर लिया जाता है। इसलिए आप अपना 100% दी बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, और बाकी चीज़ें जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैं वो अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, इंटरव्यू जब भी देते हैं वक्त पर पहुंचने की कोशिश कीजिए। आप भाग के फटाफट अंदर दाखिल होके जाके फ़ौरन आपका माइंड इस चीज़ पे जाके कभी भी रिलैक्स होके उन सवालों के जवाब नहीं दे सकता अगर आप वक्त पे पहले नहीं पहुंचते तो। नेक्स्ट, इंटरव्यू से कबल अपना तारफ़ ज़रूर करवाइए, अपना मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन ज़रूर करवा दीजिए कि मैं फ़लाँ हूँ, मेरा नाम ये है, मैं काम ये कर रहा हूँ, और मैं फ़लाँ जगह से मेरा ताल्लुक़ है, और मेरी ये स्पेशलिटी है। ये अपना मुख्तसर सा तारफ़ ज़रूर करवाइए। नेक्स्ट, इंटरव्यू लेने वाले को कभी भी नाम से मत पुकारिए। आप सर, मैडम, जनाब, कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ कीजिए कि जिससे उसको एक रिस्पेक्ट झलकती हो, एक इज़्ज़त झलकती हो। आप कभी भी उसको बाई नेम, बेशक आपका जानने वाला हो, अजनबी हो, आप उसको नेम से कभी मत पुकारिए। और नेक्स्ट, आप जब भी इंटरव्यू देने के लिए बैठते हैं, बैठने का अंदाज़ बड़ा मैटर करता है। हम जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, आप जब भी बैठें, कुर्सी पे जब भी बैठते हैं तो सीधे होके बैठिए, बातों को गौर से सुनिए, अपनी नज़रें एतमाद से इंटरव्यू लेने वाले की नज़रों में आप डाल के बात कीजिए। और आखिरी चीज़, जब तक इंटरव्यू ख़त्म ना हो जाए, किसी भी पैकेज, तनख्वाह या दीगर चीज़ों के हवाले से आपको डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। ये कुछ बेसिक्स से रूल थे, बेसिक सी बातें थी। आपको बहुत सारी जगहों पे, आप इस वक्त कोड 1423 का एक मुकम्मल तौर पे हम एक रिव्यू देख रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको जॉब्स की ऑफ़र होंगी इंशाल्लाह। कोई आप में से टीचिंग फील्ड में जाएगा, कोई किसी और फील्ड में जाएगा, आपको इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे। इन इंटरव्यूज़ को जब आप इंटरव्यूज़ देते हैं तो इन आपने ज़रूरी रूल्स को अपने मद्देनज़र रखना है। इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू भी ज़बरदस्त होगा और आपको ये चीज़ें सीखने को भी मिली हैं। कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी सीखने का मौका मिले।